बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू मेडिकल कॉप्स। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं मॉक टेस्ट की सीरीज़। फर्स्ट मॉक टेस्ट हम डिस्कस करने लगे हैं विच इज़ अबाउट रीमाटोलॉजी मॉक टेस्ट। रीमाटोलॉजी मॉक टेस्ट इसको डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर 1 था, गाउट इज़ कॉज्ड बाय डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम पायरोफेस क्रिस्टल्स, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स, हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल एंड कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल। ठीक है, तो हमने गाउट पढ़ा था। तो गाउट में कौन से क्रिस्टल्स की डेपोजिशन होती है? मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स की। जबकि जो सूडो गाउट होता है उसमें कौन सी होती है? कैल्शियम पायरोफॉस्फेट। ठीक है, तो अगर यहाँ पे वो लिखता सूडो गाउट होता तो फिर आंसर कौन सा बनता हमारे पास? ए। अब उसने क्या पूछा है? गाउट। तो फिर अब हमारे पास करेक्ट आंसर क्या बनता है? मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल। क्वेश्चन नंबर 2, द मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड जॉइंट इन एक्यूट गाउट। ठीक है, तो रिमाटोलॉजी में सब सारी एक एक चीज़ पॉइंट याद रखने वाली हैं आपको। ठीक है, हर डिजीज एक स्पेसिफिक चीज़ लेके आती है, पॉइंट लेके आती है। ठीक है, तो आपने उस पॉइंट को याद रखना है। तो मैंने आपको बताया था कि आपने जॉइंट्स को याद रखना है। गाउट में कौन सा जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होता है, एसएलई में कौन से जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट होते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, ऑस्टियोआर्थराइटिस में वगैरह। तो अब ये यहाँ पे बात करें मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड जॉइंट इन एक्यूट गाउट एंड दैट इज एमटीपी। कौन सा? फर्स्ट मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट इज अफेक्टेड इन एक्यूट गाउट। तो क्वेश्चन सी, क्वेश्चन 2 का सी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन वो करते हैं, अंडर पोलराइज्ड लाइट माइक्रोस्कोपी यूरेट क्रिस्टल्स आर। कौन से क्रिस्टल्स? यूरेट क्रिस्टल। और यूरेट क्रिस्टल किस में पॉजिटिव होते हैं? गाउट में। ठीक है, तो वो गाउट के क्रिस्टल्स के बारे में पूछ रहा है। गाउट के क्रिस्टल की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती हैं? तो हमने गाउट के क्रिस्टल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या पढ़ी थी? एक तो वो किस शेप के होते हैं? नीडल शेप के होते हैं। और जो बिरफ्रिंजेंट है वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है? रोम्बॉइड शेप है, तो ये गलत हो जाता है। यहाँ पे क्या है? नीडल शेप, ये भी हो सकता है। नॉन बिरफ्रिंजेंट, ये भी गलत है। अब ये क्या? नीडल शेप और नीडल शेप, यहाँ पे है नेगेटिवली और यहाँ पे पॉजिटिवली। तो क्वेश्चन ये जो बी आंसर है आपके पास, ये ठीक है। ठीक है, तो इसमें जो बिरफ्रिंजेंट टेस्ट होता है वो भी नेगेटिव होता है। और आपकी ये क्रिस्टल्स की शेप कैसे होती है? नीडल शेप की। अगर हम बात करें सूडो गाउट की, तो सूडो गाउट में कैसे होते हैं? वो रोम्बॉइड शेप के होते हैं। और बिरफ्रिंजेंट टेस्ट उनमें क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो क्वेश्चन 3 का आपका बीटा आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट गाउट अटैक। एक्यूट गाउट अटैक के साथ पेशेंट आया तो आप उसमें ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा देते हो? आपने एनसेड देना होता है। ठीक है, और एनसेड आपके पास यहाँ पे कौन सा है? कॉल्किसीन। और ये जो आपके पास एलोपिरानोल है, प्रोबेनिसिड है, फेबेक्सिड है, ये आपके यूरिक एसिड्स को कम करने के लिए होते हैं। एलोपिरानोल की ने क्या करनी है? आपके यूरिक एसिड की जो प्रोडक्शन है उसको कम कर देना है। जबकि वो जो प्रोबेनिसिड है इसने आपकी स्क्रीशन को ज़्यादा कर देना है। तो दोनों सूरतों में क्या होगा? आपकी यूरिक एसिड बॉडी में कम हो जाएगा। लेकिन एक्यूट गाउट अटैक के केस में आपका यूरिक एसिड कुड बी नॉर्मल भी हो सकता है। तो इसलिए आप सबसे पहले पेशेंट को क्या देते हो? ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्यूट अटैक इज कॉल्किसीन। क्वेश्चन नंबर 5, विच डायूरेटिक कॉमनली प्रेसिपिटेट्स द गाउट। ठीक है, तो हमने ड्रग्स पढ़े थे कुछ ड्रग्स होते हैं जो आपके गाउट को क्या कर देते हैं? प्रेसिपिटेट कर देते हैं। आपके गाउट होता कौन सा? स्पेशली जेंडर में कहाँ होता है? मेल पेशेंट में होता है। और हमने ये पढ़ा था कि एक मेल पेशेंट होगा और वो नॉन केस ऑफ हाइपरटेंशन होगा। ठीक है, और वो ड्रग कौन सा ले रहा होगा? हाइड्रोक्लोरोथायजाइड डायूरेटिक। हाइड्रोक्लोरोथायजाइड डायूरेटिक ले रहा होगा तो उस पेशेंट को क्या हो गया? यूरिक हाइपरयूरेसीमिया हो गया। क्या हो गया? गाउट हो गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी बन जाता है। हाइड्रोक्लोरोथायजाइड जो एक डायूरेटिक है वो आपके प्रेसिपिटेट करता है क्योंकि ये यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। विच फूड इज मोस्ट लाइकली टू ट्रिगर गाउट। फिर हमने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पढ़ी थी गाउट की, आपने गाउट को कैसे ट्रीट करना होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो आपके हमने पढ़ा था रेड मीट। जो रेड मीट होता है इसमें क्या होती है? ये किया है, इट इज़ हाई प्यूरिन डाइट। कौन सी है? हाई प्यूरिन डाइट। तो आपका जो यूरिक एसिड होता है वो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का बाय प्रोडक्ट होता है। तो आप जो बंदे रेड मीट ज़्यादा खाते हैं उनमें प्यूरिन डाइट ज़्यादा जाएगी और वो प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, जिससे क्या होगा? पेशेंट को गाउट होगा। तो रेड मीट इज़ करेक्ट आंसर। Question 7. A 52-year-old man
प्रेजेंट विद सडन ऑनसेट सीवियर पेन रेडनेस एंड स्वेलिंग ऑफ हिज राइट बिग टो। मैन है और बिग टो की इन्वॉल्वमेंट आ गई है। आफ्टर अ हैवी सी फूड मील, ठीक है, सी फूड मील के बाद ही हैज हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन भी है, ट्रीटेड विद हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, जॉइंट एस्पिरेशन शोज नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स विद नेगेटिव ब्रीफ फ्रिंजेस टेस्ट। तो एक ही केस में आपको पूरा का पूरा ये किसका केस दे दिया गया, इन्होंने गाउट का केस दे दिया है। रिस्क फैक्टर, पहला रिस्क फैक्टर क्या है, मैन का, दूसरा रिस्क फैक्टर बिग टो का इन्वॉल्वमेंट होती है, फिर सी फूड मील, फिर नॉन केस ऑफ हाइपरटेंशन, फिर वो हाइड्रोक्लोरोथायजाइड डायरेटिक ले रहा था, फिर उसके क्रिस्टल के बारे में बता दिया, फिर उसका ब्रीफ फ्रिंजेस टेस्ट। तो ये सारा का सारा डायग्नोसिस किस तरफ चला जाता है, आपके पास गाउट, ठीक है। तो ये गाउट का केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, अ 45-year-old अल्कोहलिक मैन प्रेजेंट विद एक्यूट नी स्वेलिंग। अल्कोहलिक पेशेंट है, वो किसके साथ है, नी स्वेलिंग के साथ है। साइनोवियल फ्लूइड लिया गया विच शोज रोम्बॉइड शेप्ड पॉजिटिव ब्रीफ फ्रिंजेड क्रिस्टल्स, वट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, ठीक है। तो एक अल्कोहलिक पेशेंट था, आपके पास नी स्वेलिंग के साथ आया। जब आप उसकी साइनोवियल फ्लूइड का एनालिसिस करवाए तो वो कौन से शेप के थे, रोम्बॉइड शेप के थे, और ब्रीफ फ्रिंजेड टेस्ट क्या था, पॉजिटिव था। और ये केस किस तरफ चला जाता है, सूडो गाउट की तरफ। तो आपके पास सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी फॉर SLE। हमने एंटीबॉडीज फॉर SLE पढ़ी थी, कुछ एंटीबॉडी, ठीक है। तो मोस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी कौन सी होती है, एंटी स्मिथ एंटीबॉडी, ठीक है। ANA क्या होती है, ANA इज 95% सेंसिटिव। उसके बाद एंटी स्मिथ इज मोस्ट स्पेसिफिक। उसके बाद आपके पास आ जाती है एंटी DNS स्पेसिफिक, ठीक है। और नीचे वाली कौन सी, एंटी हिस्टोन एंटीबॉडी। एंटी हिस्टोन एंटीबॉडी किस में पैदा होती है, ड्रग इंड्यूस्ड लिपस में, ठीक है। किस में होती है, ड्रग इंड्यूस्ड लिपस या ड्रग इंड्यूस्ड SLE में आपके पास कौन सी एंटीबॉडी पॉजिटिव होती है, एंटी हिस्टोन। तो यहाँ पे इसने क्या पूछा, स्पेसिफिक एंटीबॉडी फॉर SLE, तो वो आपके पास क्या बन जाता है, एंटी स्मिथ एंटीबॉडी। तो B ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी कहाँ एंटीबॉडी पॉजिटिव होती हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज SLE। SLE में कौन से टाइप का हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, टाइप 3, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर SLE में किस टाइप का हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, टाइप 3, C ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 11, ड्रग इंड्यूस्ड लिपस इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद। कह रहा, हमने पढ़ा था कि कुछ ड्रग्स आपके होते हैं जो SLE को क्या कर देते हैं, एग्जैजुरेट करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ड्रग इंड्यूस लिपस। वो कुछ ड्रग इंड्यूस लिपस की आपके पास पूछ रहा है कौन से मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड है। तो वो मैंने आपको 4 ड्रग के नाम बताए थे, उसका निमोनिक क्या था, हिप्पा, H फॉर हाइड्रेलाजीन, I फॉर आइसोनाइजिड INH, P फॉर प्रोकेनामाइड पायरोदिनामाइड, और A फॉर अल्फा मिथाइल डोपा, प्रोकेनामाइड, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन जो एसोसिएटेड होता है ड्रग इंड्यूस्ड लिपस का, तो वो कौन सा होता है, हाइड्रोलाजीन। हैं 4 ड्रग्स दिए आपके पास, हिप्पा, H फॉर हाइड्रोलाजीन, I फॉर आइसोनाइड, P फॉर प्रोकेनामाइड एंड A फॉर अल्फा मिथाइल डोपा। लेकिन मोस्ट कॉमन कौन सा होते हैं, हाइड्रोलाजीन इज एसोसिएटेड विद ड्रग इंड्यूस्ड लिपस। क्वेश्चन नंबर 12, इन ड्रग इंड्यूस्ड लिपस विच एंटीबॉडी इज मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ड्रग इंड्यूस्ड लिपस में कौन सी एंटीबॉडी पॉजिटिव होती है, एंटी हिस्टोन, ठीक है ना, एंटी हिस्टोन। ये पे यहाँ पे एंटी DSDN है, ये क्या है, एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी। एंटी स्मिथ क्या है, मोस्ट स्पेसिफिक क्या है। एंटी हिस्टोन क्या है, ड्रग इंड्यूस्ड लिपस में। और ये क्या है, एंटी RO, ये किस में होती है, न्यूनेटल लिपस में। RO न्यूनेटल लिपस में पॉजिटिव होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या बन जाता है, C ऑप्शन, एंटी हिस्टोन एंटीबॉडी। आगे बताए, अ पेशेंट विद SLE डेवलप्स रिकरेंट मिसकैरेजेस विच एंटीबॉडी इज मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल। हमने एक SLE के साथ एक सिंड्रोम पढ़ा था, और वो सिंड्रोम क्या था, APS, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। उसमें क्या होता है, पेशेंट को
पेशेंट आपके पास नॉन केस ऑफ एससी लेता है और वो प्रेजेंट करता है रिकरेंट मिसकैरेजेस के साथ, तो उसमें एक एंटीबॉडी पॉजिटिव होती है। वो एंटीबॉडी कौन सी होती है? एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज। एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज आपके पास कौन कौन सी है? एक है ल्यूपस एंटीकोगुलेंट, ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट, और कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी, ठीक है, और बीटा 2 मायोग्लोबिन, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन जो आपकी है ना दो हैं, कौन सी? लिपिस एंटीकोगुलेंट और कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी। ये आपके पास क्या है? ये एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज हैं। ये पॉजिटिव किस में होती हैं? एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। तो ये आपके पास करेक्ट आंसर क्या बन जाता है? एंटी फॉस्फोलिपिड, सी ऑप्शन। विच कंप्लीमेंट लेवल्स आर टिपिकली सीन इन एक्टिव एसएलई, ठीक है ना। एक्टिव एसएलई चल रहा है तो उसमें आपकी क्या इन्वॉल्व हो जाती है? रीनल सिस्टम, क्योंकि आपको पता है एसएलई आपका मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है। तो मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है, इसमें जब आपका रीनल सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है तो उसमें जो कंप्लीमेंट लेवल्स हैं वो क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं। स्पेशली कौन से कंप्लीमेंट लेवल? C3 एंड C4। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बन जाता है आपका। C3 और C4 इसमें एसएलई में डिक्रीज हो जाते हैं। फर्स्ट लाइन लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट फॉर माइल्ड एसएलई, क्या पूछ रहा है वो? माइल्ड एसएलई के लिए वो फर्स्ट लाइन और लॉन्ग ट्रीटमेंट पूछ रहा है। तो फर्स्ट लाइन आप कौन सा ट्रीटमेंट देते हो पेशेंट को? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, हाइड्रोक्सोक्लोरोक्वीन प्लस एनसेड्स, ठीक है। अगर इससे पेशेंट को असर नहीं पड़ा तो एनसेड्स के बजाय आप फिर पेशेंट में ऐड कर देते हो स्टीरॉइड्स, ठीक है। अगर एनसेड अगर कंट्राइंडिकेटेड है, अगर वो नॉन केस ऑफ रीनल पेशेंट है, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर उन्होंने सिंपल बता दिया है कि पेशेंट है एसएलई का, तो उसमें आप एसएलई की मैनेजमेंट स्टार्ट करने जा रहे हो, इनिशियल मैनेजमेंट, तो आप क्या दोगे? हाइड्रोक्सोक्लोरोक्वीन प्लस एनसेड दे दोगे। अगर वो केस चेंज कर देते हैं कि पेशेंट इज नॉन केस ऑफ सीकेडी का पेशेंट है, तो उसमें आप एनसेड्स नहीं दोगे, क्योंकि उसका वो जो सीकेडी है वो पेशेंट का एग्जैजुरेट हो जाएगा। तो एनसेड्स के बजाय आपने क्या देने हैं? स्टीरॉइड दे देने हैं, ठीक है। ये था माइल्ड एसएलई। अगर वो पूछता सीवियर एसएलई के केस में, तो फिर आपने क्या स्टार्ट कर देना था? डिमार्ड्स। और फर्स्ट लाइन डिमार्ड एसएलई में हम क्या देते हैं? मीथोट्रेक्सेट। तो इसका आंसर आपके पास क्या बन जाता है? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, द फर्स्ट लाइन एंड लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट फॉर माइल्ड एसएलई। क्वेश्चन नंबर 16, a 30-year-old woman with SLE present with seizures and confusion। नॉन केस ऑफ एसएलई का पेशेंट है, आपके पास वो आया सीजर्स के साथ और कन्फ्यूजन के साथ, बीपी जो है उसका बढ़ा हुआ है। लैब शोड anti-DS DNA titer and low complement level, MRI is normal, no infection is found। तो नॉन केस ऑफ एसएलई थी, किस सिम्टम के साथ आई है? नीरो सिम्टम के साथ आई है। तो ये किस चीज़ की इन्वॉल्वमेंट होगी? नीरो, आपके एसएलई के साथ नीरो सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट होगी है। तो इसको हम क्या बोल देंगे? फ्लेयर्स बोल देंगे, ठीक है, फ्लेयर बोल देंगे। एसएलई का फ्लेयर, एसएलई फ्लेयर। तो एसएलई फ्लेयर आप हमेशा कैसे ट्रीट करते हो? बाय स्टीरॉयड। तो इसमें आप क्या दे दोगे? स्टार्ट हाई डोज कॉर्टिकोस्टीरॉयड। अब स्टार्ट एंटीबायोटिक्स क्यों करोगे? वो कह रहे हैं नो इन्फेक्शन फाउंड। अगर इन्फेक्शन फाउंड होता तो फिर आप सोच सकते थे, इन्फेक्शन ही नहीं है तो एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है। स्टार्ट एंटीकोगुलेशन। एंटीकोगुलेशन हमने क्यों स्टार्ट करनी है? एंटीकोगुलेशन का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। या स्टॉप हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन क्यों स्टॉप करेंगे? वो ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर एसएलई। सिंपल किसकी इन्वॉल्वमेंट हो गया? एसएलई फ्लेयर की यहाँ पे हो गया, जिसके लिए आप जिसको आप कैसे ट्रीट करते हो? कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स। एसएलई फ्लेयर इज ट्रीटेड बाय, या अगर यहाँ पे होता कि पेशेंट नॉन केस ऑफ एसएलई है, उसको फीवर हो गया, ठीक है, तो फिर भी आपने क्या स्टार्ट करना था? स्टीरॉइड स्टार्ट करना था। क्वेश्चन 17, ऑस्टियोआर्थराइटिस प्राइमरीली अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ जॉइंट? ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है आपकी कौन से पार्ट को ज्वाइन करती है? साइनोवियल मेम्ब्रेन, आर्टिकुलर कार्टिलेज, बोन मैरो और टेंडन्स। आपकी जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है इट प्राइमरीली अफेक्ट कॉजेज आर्टिकुलर कार्टिलेज। आपकी आर्टिकुलर कार्टिलेज की क्या करती है? इन्फ्लेमेशन कर देती है। साइनोवियल मेम्ब्रेन स्पेशली इन्वॉल्व होती है इन केस ऑफ इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। किस में होती है? इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? एक नॉन इन्फ्लेमेटरी है,
नॉन इन्फ्लेमेटरी है। तो इसमें किसकी इन्वॉल्वमेंट होती है? आपकी आर्टिकुलर कार्टिलेजिस की। ऑस्टियोआर्थराइटिस में किसकी इन्वॉल्वमेंट होती है? आर्टिकुलर कार्टिलेजिस की। क्वेश्चन 18, द मोस्ट कॉमन जॉइंट्स इन्वॉल्व इन ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व जॉइंट आर DIP एंड PIP। PIP एंड DIP जॉइंट। आपके गाउट में कौन सा था? MTP गाउट में, और ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या है? DIP एंड PIP। तो करेक्ट आंसर इज योर बी ऑप्शन। एक्सरे फाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले पेशेंट का जब आप एक्सरे करते हो तो आपकी कौन सी फाइंडिंग मिलती हैं? पेरी आर्टिकुलर ऑस्टियोपिनिया, मार्जिनल रीजन्स, जॉइंट स्पेस नैरोइंग विद ऑस्टियोफाइट्स एंड बम्बू स्पाइन। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बनता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या बन जाते हैं? ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं और जॉइंट्स की स्पेस नैरो हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके पास सी ऑप्शन इज करेक्ट। बम्बू स्पाइन किसमें बनता है? आपका एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस में आपका बम्बू स्पाइन बनता है। तो ये वैसे भी यहाँ पे रूल आउट हो जाता है। हर्बर्डन नोड्स आर फाउंड एट। आपका जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसके मोस्ट कॉमन जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट कौन सी है? DIP एंड PIP। DIP पे आपके कुछ नोड्स बनते हैं, उन नोड को हम क्या बोलते हैं? हर्बर्डन नोड्स। हर्बर्डन नोड। और जो PIP जॉइंट पे बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? बाउचर्ड नोड्स। ठीक है, तो इसमें इसने क्या सवाल पूछा है? हर्बर्डन नोड का। तो हर्बर्डन नोड कहाँ पे होते हैं? DIP। ठीक है, तो ये आपका आंसर गुड सही हो जाता है। DIP हर्बर्डन नोड एंड PIP बाउचर्ड नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 67-year-old man, obese woman, 67 obese woman presented with bilateral knee pain for 2 years. Pain worsens while climbing stairs and improves with rest. क्या है? पेशेंट को रेस्ट करने से वो पेन जो है इंप्रूव हो जाती है और क्लाइंबिंग चेयर से या क्लाइंबिंग स्टेयर से रेस्ट वो जो पेन है वर्स हो जाता है। तो इससे यहाँ पे क्या जाहिर होता है? ये आपके पास क्या एक नॉन इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। ठीक है, अगर इन्फ्लेमेटरी होती है तो क्या होता? क्लाइंबिंग स्टेयर से वो पेन ठीक हो जाता और रेस्ट करने से वो पेन वर्स हो जाता। तो ये आपके पास नॉन इन्फ्लेमेटरी है। मॉर्निंग स्टिफनेस लास्ट 15 मिनट्स। मॉर्निंग स्टिफनेस कितनी है? 15 मिनट्स के लिए। एग्जामिनेशन जब करवाया गया तो विच शोज क्रेपिटस एंड बोनी इलाजमेंट ऑफ नीज, एक्सरे शोज जॉइंट स्पेस नैरोइंग एंड ऑस्टियोफाइट्स, व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। तो एक ही केस में आपको बहुत सारे क्लू दे दिए उन्होंने। नंबर 1 क्लू क्या था? एक ओल्ड एज की वूमेन है और ओबीज है। ठीक है ना, नी पेन की इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, और नॉन इन्फ्लेमेटरी पेन का पैटर्न बता दिया, जॉइंट स्टिफनेस लेस देन 15 मिनट्स बता दी, क्रेपिटस का बता दिया, जॉइंट स्पेस नैरोइंग का बता दिया और साथ के साथ ऑस्टियोफाइट्स का बता दिया। तो ये आपके पास कौन सा डायग्नोसिस बन जाता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस का। अगर इसी केस को हमने रूमेटॉइड आर्थराइटिस का केस बनाना है तो फिर हम क्या करेंगे? 67-year-old obese woman presented with bilateral knee pain for 2 years. ठीक है ना, पेन worsens while rest and improves with movements. ठीक है, मॉर्निंग स्टिफनेस लास्ट मोर देन 60 मिनट्स। ठीक है ना, एग्जामिनेशन शोज क्रेपिटस भी कर सकते हैं, बोनी इलाजमेंट भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे वहाँ पे जॉइंट स्पेस नैरिंग नहीं होती है और ऑस्टियोफाइट्स भी नहीं होते। तो इस तरीके से ये केस आपके पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस का भी बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, अ 70-year-old मैन, क्या चीज़ है? 70-year-old मैन कंप्लेन द ग्रेजुअल वर्सनिंग ऑफ राइट हिप पेन फॉर 1 year। राइट हिप पेन है, पेन इज लोकलाइज टू ग्रोइन एंड वर्सन्स ऑन वॉकिंग। तो ये भी क्या है? आपके पास एक नॉन इन्फ्लेमेटरी डिजीज का पैटर्न बता रहे हैं। इंटरनल रोटेशन ऑफ हिप इज पेनफुल एंड रिस्ट्रिक्टेड, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या है? तो एक नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस का केस बता रहे हैं जिसकी इन्वॉल्वमेंट कहाँ पे हो गई है? हिप जॉइंट पे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है? ऑस्टियोआर्थराइटिस का केस है। ऑस्टियोआर्थराइटिस भी किसकी? ऑफ हिप। ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ हिप, बी ऑप्शन इज करेक्ट। $50-year-old वुमेन प्रेजेंट विद हैंड जॉइंट पेन। एक 58 साल की औरत है जिसको हैंड जॉइंट पेन है। सिम्टम वर्सन इन द इवनिंग आफ्टर वर्क
मॉर्निंग स्टिफनेस लास्ट लेस देन 20 मिनट, DIP जॉइंट्स आर इन्वॉल्व, नो सिस्टेमिक सिम्टम्स, विच फीचर बेस्ट सपोर्ट ऑस्टियोआर्थराइटिस ओवर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, तो आपके पास ये क्या था, ये भी एक ऑस्टियोआर्थराइटिस का केस दिया हुआ है उन्होंने। तो सवाल क्या पूछा उन्होंने, विच फीचर्स बेस्ट सपोर्ट्स ऑस्टियोआर्थराइटिस ओवर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस रूमेटॉइड आर्थराइटिस से कैसे बेस्ट है। ठीक है, तो सिमेट्रिकल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, दोनों में सिमेट्रिकल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। DIP जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, आपके जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में कौन सी इन्वॉल्व होती है, DIP एंड PIP, जबकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है, MCP जॉइंट एंड PIP जॉइंट। जो आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उसमें कौन सा जॉइंट स्पेयर होता है, DIP। तो DIP जॉइंट इन्वॉल्वमेंट किस में होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में ओवर रूमेटॉइड। पॉजिटिव एंटी CCP एंटीबॉडीज, पॉजिटिव एंटी CCP एंटीबॉडीज किस में होती हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। मॉर्निंग स्टिफनेस मोर देन 1 आवर, ये भी किस में होती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। तो बेस्ट ऑप्शन जो है, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस को सूट कर रहा है वो कौन सा है, B, DIP जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में नहीं होती। द मोस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी फॉर RA के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी कौन सी होती है, एंटी CCP, एंटी साइक्लिक सिटोलिनेटेड पेप्टाइड, ये आपके पास होती है मोस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी फॉर RA रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ANA किस में होते हैं, SLE की होती है। एंटी DHDNA ये भी SLE की होती है। रूमेटॉइड फैक्टर RA फैक्टर किसका होता है, ये भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस का होता है, लेकिन मोस्ट स्पेसिफिक कौन सी है आपके पास, एंटी CCP। अगर यहाँ पे एंटी CCP ना दिया हुआ था तो फिर आप चूज कर लेते RA फैक्टर को, रूमेटॉइड फैक्टर को। क्वेश्चन नंबर 25, द क्लासिक जॉइंट इन्वॉल्व इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस आर। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बता दिया, आपके रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कौन से जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट होती हैं, MCP एंड PIP। DIP तो होता ही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। नी एंड हिप पेन, शोल्डर एंड नी एल्बो नहीं, इसमें स्मॉल जॉइंट्स की ये डिजीज़ होती है। और कौन से, MCP एंड PIP जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, B ऑप्शन करेक्ट। मॉर्निंग स्टिफनेस इन RA रूमेटॉइड आर्थराइटिस में मॉर्निंग स्टिफनेस कितनी होती है, मोर देन 60 मिनट्स। ठीक है, और लेस देन 30 मिनट्स किस में होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में। C ऑप्शन करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकल ऑफ RA। ठीक है, कुछ हमारे पास 4 ऑप्शन हैं जो RA का फीचर नहीं है। RA का फीचर क्या होता है, सिमेट्रिकल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होती है, यस होती है। अल्नर डेविएशन ऑफ फिंगर्स होती है, यस होती है। ओस्टियोफाइट फॉर्मेशन होती है, नहीं होती। बच्चिनिया डिफॉर्मिटी होती है, यस होती है। ठीक है, तो इसमें सिमेट्रिकल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट भी होती है, अल्नर डेविएशन भी होती है। ओस्टियोफाइट्स नहीं बनते, ओस्टियोफाइट्स किसमें बनती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में। ठीक है, तो ये ऑप्शन इज नॉट अ टिपिकल फीचर ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। फर्स्ट लाइन डिमांड फॉर RA की फर्स्ट लाइन डिमांड हम पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, तो वो कौन सी होती है, मीथोट्रेक्सेट। फर्स्ट लाइन डिमांड फॉर RA इज मीथोट्रेक्सेट ड्रग। विच HLA टाइप इज एसोसिएटेड विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस। RA के साथ कौन सी HLA की एसोसिएशन होती है, HLA DR4, HLA DR4 की एसोसिएशन होती है। HLA B20 के साथ किसकी एसोसिएशन होती है, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस के साथ। HLA DR3 किसके साथ होती है, SLE के साथ। ठीक है, तो ये आपके पास DR4 की एसोसिएशन किसके साथ होती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रिमेंबर, ये आपने याद रखना। और रूमेटॉइड और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ऑफ इन SLE कौन सा था, टाइप 3। $55 ईयर ओल्ड वुमेन विद लॉन्ग स्टैंडिंग RA, एक 55 साल की औरत है जिसको लॉन्ग स्टैंडिंग RA है, वो हमारे पास आई है विद प्रोग्रेसिव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, कफ हो रही है। चेस्ट एक्सरे करवाया गया विच शोज इंटरस्टिशियल इनफिल्ट्रेट्स। शी इज करंट ऑन मीथोट्रेक्सेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली कॉज। ठीक है, तो एक SLE की पेशेंट है,
जो एक मीथोट्रेक्सेट ले रही है अब वो हमारे साथ आई है किसके साथ, SOB के साथ, कफ के साथ, और चेस्ट एक्सरे पे क्या मिलेंगे हमें, इंटरस्टिशियल इनफिल्ट्रेट्स मिले। तो ये आपके पास डायग्नोसिस क्या है, दिस डायग्नोसिस इज कैप्लान सिंड्रोम। हमने कैप्लान सिंड्रोम पढ़ा था रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, आपके लंग के, ठीक है ना, रूमेटॉइड आर्थराइटिस प्लस लंग इनफिल्ट्रेट्स इज कैप्लान सिंड्रोम। तो ये आपके पास क्या बनता है, RA एसोसिएटेड विद इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। B ऑप्शन इज करेक्ट। A ऑप्शन मीथोट्रेक्सेट इंड्यूस लंग टॉक्सिसिटी। आपका जो मीथोट्रेक्सेट होता है वो इतना लंग टॉक्सिक नहीं होता, लंग्स को इतना नुकसान नहीं पहुंचाता। 60-year-old woman with long standing rheumatoid arthritis। 60-year-old woman है, लॉन्ग स्टैंडिंग रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, वो हमारे साथ प्रेजेंट किया विद रिकरेंट इन्फेक्शन, फटीग, एग्जाम शो स्प्लिनोमेगाली, लैब रिवील्ड न्यूट्रोपेनिया, ANC 400, माइल्ड अनीमिया, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। एक हमने 2 सिंड्रोम पढ़े, एक पढ़ा था कैप्लान सिंड्रोम और दूसरा हमने पढ़ा था फेल्टी सिंड्रोम। कैप्लान सिंड्रोम में क्या था, ILD प्लस RA, और फेल्टी सिंड्रोम में क्या था, RA प्लस स्प्लिनोमेगाली प्लस न्यूट्रोपेनिया। ठीक है, तो ये हमने 2 सिंड्रोम पढ़े थे, कैप्लान सिंड्रोम और फेल्टी सिंड्रोम। तो इस केस में किसकी बात कर रहे हैं, फेल्टी सिंड्रोम के पेशेंट को स्प्लिनोमेगाली भी है, RA का केस भी है, न्यूट्रोपेनिया भी है, तो आपके पास फेल्टी सिंड्रोम इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31, मोस्ट कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ सेप्टिक आर्थराइटिस इन एडल्ट। सेप्टिक आर्थराइटिस में मोस्ट कॉजेटिव एजेंट कौन सा होता है, S. aureus, स्टेफिलोकोकस ऑरियस। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इज द मोस्ट कॉमन एजेंट ऑफ सेप्टिक आर्थराइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिक साइनोवियल फ्लूइड इन सेप्टिक आर्थराइटिस। सेप्टिक आर्थराइटिस में जब साइनोवियल फ्लूइड लेते हो उसकी क्लासिकल फाइंडिंग कौन सी होती हैं, ठीक है ना, WBC लेस देन 2000, नहीं ये तो इन्फेक्टिव नहीं लग रहा, क्लियर फ्लूइड नहीं होता, WBC 2000 to 10,000 कुड बी, येलो फ्लूइड नहीं होता, WBC मोर देन 50,000, टर्बिड फ्लूइड, न्यूट्रोफिल्स प्रीडोमिनेंस। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होता है, WBC 50,000 से ज़्यादा होते हैं, सेप्टिक आर्थराइटिस में 50,000 से ज़्यादा होते हैं, उसका जो फ्लूइड होता है वो टर्बिड होता है, ठीक है, और उनमें क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स की डोमिनेंसी होती है। तो ये आपके पास क्या है, सेप्टिक आर्थराइटिस, WBC मोर देन 50,000। फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन फॉर सस्पेक्टेड सेप्टिक आर्थराइटिस। ठीक है, तो आप किसी में सस्पेक्टेड कर रहे हो सेप्टिक आर्थराइटिस, तो उसमें फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन आप कौन सी करवाओगे, जॉइंट की एस्पिरेशन के साथ, जॉइंट की एस्पिरेशन करोगे और जो वो फ्लूइड एनालिसिस मिलेगा उसको आप भेजोगे कल्चर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट बन जाता है। 60-year-old मैन प्रेजेंट विद acute swollen painful warm knee and fever। ठीक है, एक 60-year-old मैन है जो आया है, स्वोलन है, पेनफुल है, वार्म है और फीवर है, नी है, साइनोवियल फ्लूइड उसका टर्बिड है, 90% न्यूट्रोफिल्स हैं, ग्राम स्टेनिंग करवाई गई तो वो गई ग्राम पॉजिटिव कोकाई क्लस्टर्स में, वो भी क्लस्टर है ग्राम पॉजिटिव कोकाई क्लस्टर। तो कौन सा ऑर्गेनिज्म आपके पास ये है, ठीक है, तो आपके पास ये केस कौन सा बन रहा है, सेप्टिक आर्थराइटिस का। तो सेप्टिक आर्थराइटिस में मोस्ट कॉमन ड्रग कौन एजेंट कौन सा होता है, S. aureus। तो S. aureus के आपके पास एक ग्राम पॉजिटिव कोकाई है। ठीक है, ये ऑप्शन ठीक बन जाता है इसका। Which HLA type is most strongly associated with ankylosing spondylitis? Ankylosing spondylitis के साथ कौन सी HLA की एसोसिएशन होती है, HLA B27, पहले भी हम बात कर चुके हैं। ठीक है, A ऑप्शन इज करेक्ट। क्लासिक रेडियोग्राफिक फाइंडिंग इन एडवांस्ड एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलिटिस। एडवांस्ड एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलिटिस में आपके रेडियोलॉजिकल फीचर कौन सी मिलती है, बम्बू स्पाइन। कौन सा मिलती है, बम्बू स्पाइन। ऑस्टियोफाइट्स किस में मिलते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस में। इरोजन ऑफ DIP जॉइंट, ये भी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस में मिलती हैं। पेरी आर्टिकुलर ऑस्टियोपेनिया, ये भी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस में मिलता है। तो बम्बू स्पाइन आपको किस में मिलता है, एडवांस्ड एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस। क्वेश्चन नंबर 37, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन ऑफ एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस। मैंने आपको बताया था एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस में आपकी एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन एक ही जो आपका ऑर्गन इन्वॉल्व होता है और वो कौन सा है, आपकी आई। और आई की कौन सी डिजीज, यूवेआइटिस।
रिमेंबर, ठीक है। यूवेइटिस के साथ किसकी एसोसिएशन होती है? एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की। 24-year-old मैन प्रेजेंट विद क्रॉनिक लोअर बैक पेन। क्रॉनिक लोअर बैक पेन है 3 सालों से। पेन इज बर्स्ट एट नाइट एंड इम्प्रूव विद एक्सरसाइज। ही रिपोर्ट स्टिफनेस इन द मॉर्निंग लास्टिंग अबाउट 1 hour. On examination, he has reduced lumbar flexion and tenderness over the sacroiliac joint. Question: which of the following is most likely finding? ठीक है, तो आपके पास क्या पेशेंट को क्रॉनिकली लोअर बैक पेन है 3 सालों से। पेन नाइट में वर्स कर जाता है, एक्सरसाइज इंप्रूव हो जाता है, मॉर्निंग स्टिफनेस होती है इसको 1 घंटे के लिए। एग्जामिनेशन पे इसका लंबर फ्लेक्शन रिड्यूस्ड है, टेंडरनेस है सैक्रोइलिक जॉइंट्स पे। तो कौन सी आप ये केस आपके पास कौन सा बन जाता है? एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का। तो वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली फाइंडिंग? ओस्टियोफाइट्स इन लंबर स्पाइन? नो। बम्बू स्पाइन ऑन एक्सरे? यस। इरेनियंस ऑफ डीआईपी जॉइंट? नो। पेरिआर्टिकुलर ओस्टियोपेनिया ऑफ एमसीपी जॉइंट? नो। आपके पास ये मोस्टली आपका जो एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है आपके लंबर एरिया को और सैक्रोइलिक जॉइंट इनको इन्वॉल्व करता है। कोई आपके डीआईपी जॉइंट को इन्वॉल्व नहीं करता, कोई आपके एमसीपी जॉइंट को इन्वॉल्व नहीं करता, वो किसको करता है? लंबर स्पाइन को, ठीक है। और लंबर स्पाइन पे आपको क्या मिलती है? बम्बू स्पाइन ऑन एक्स। क्वेश्चन नंबर 39, द मोस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी फॉर लिमिटेड क्यूटेनियस सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस क्रेस्ट सिंड्रोम, ठीक है। तो वो पूछ रहा है क्रेस्ट सिंड्रोम के हमने 2 एंटीबॉडीज पढ़ी थी, 2 टाइप्स पढ़ी थी। एक होती है लिमिटेड और दूसरी होती है डिफ्यूज। लिमिटेड के लिए कौन सी एंटीबॉडी पॉजिटिव होती है? एंटी सेंट्रोमियर। आपकी जो लिमिटेड सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस होती है जिसको हम क्रेस्ट सिंड्रोम बोलते हैं, उसमें कौन सी एंटीबॉडी पॉजिटिव होती है? एंटी सेंट्रोमीटर। एंटी HCl70 किसमें पॉजिटिव होती है? इन केस ऑफ डिफ्यूज। एंटी RN पे एंटी DSDNA किसमें पॉजिटिव होती है? SLE। और एंटी RNP ये पॉजिटिव होती है मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स। RNP एंटीबॉडी किसमें पॉजिटिव होती है? मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स में। द मोस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी फॉर डिफ्यूज हम पहले पढ़ चुके हैं। डिफ्यूज के लिए कौन सी पॉजिटिव होती है? एंटी HCl70। एंटी सेंट्रोमियर आपके पास लिमिटेड के लिए, ANA SLE के लिए, एंटी RO लिपस के लिए, न्यूनेटल लिपस के लिए। क्रेस्ट सिंड्रोम स्टैंड्स फॉर कैल्सिनोसिस? यस। कुशिंगोइड फीचर्स? नो। कैल्सिनोसिस? यस। क्रॉनिक रेनॉइड फिनोमेना? नो। 2 ऑप्शन यहीं से निकल गए, रह गए 2। कैल्सिनोसिस, रेनॉइड? यस। रिमाटिज्म? नो। ऊपर आ जाओ। कैल्सिनोसिस, R फॉर रेनॉइड फिनोमेना, E फॉर इसोफेजियल डिसमोटिलिटी, S फॉर स्क्लेरोडेक्टिली और T फॉर टेलेंजेक्टिस है। तो ये आपके पास क्रेस्ट सिंड्रोम की एब्रीवेशन है। A patient with systemic sclerosis develops dysphagia which organ is most likely involved? Systemic sclerosis का पेशेंट अब उसको डिस्फेजिया हो रहा है। डिस्फेजिया किस में होता है? आपका इसोफेगस की वजह से, इसोफेगस में प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में क्या हो जाता है? इसोफेजियल डिसमोटिलिटी। अभी हमने क्रेस्ट सिंड्रोम पढ़ा है ना, E फॉर इसोफेजियल डिसमोटिलिटी। डिसमोटिलिटी की वजह से पेशेंट को क्या हो जाता है? डिस्फेजिया। तो कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है? आपकी इसोफेगस। 43, फर्स्ट लाइन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट फॉर रेनॉल्ड फिनोमेना। रेनॉल्ड फिनोमेना में क्या हो जाता है? आपकी वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, ठीक है। और उसको आपने वेजो डायलेशन करवानी है, और वेजो डायलेशन के लिए आपके पास कौन सा ड्रग है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, CCBs, ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर फॉर द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर योर रेनॉल्ड फिनोमेना। क्वेश्चन नंबर 44, GCA जॉइंट सेल आर्थराइटिस मोस्ट कॉमनली अफेक्ट्स विच एज ग्रुप? आपका जो GCA जॉइंट सेल आर्थराइटिस कौन से ग्रुप को इन्वॉल्व करता है? एल्डरली पेशेंट को, मोर देन 50 ईयर्स। रिमेंबर, GCA किसको इन्वॉल्व करता है? मोर देन 50 ईयर्स वाले पेशेंट्स को, ठीक है। अ क्लासिकल सिम्टम ऑफ GCA, क्लासिक सिम्टम GCA का कौन सा है? जॉक्लोडिकेशन, हिमाचूरिया, हिमोप्टेसिस, पोलीयूरिया। GCA में क्या होता है? पेशेंट को टेम्परल न्यू हेडेक, हमने क्या पढ़ा था? एंड ओल्ड पेशेंट
प्लस न्यू हेडेक प्लस जॉ क्लॉडिकेशन इज इक्वल टू GCA। ये होता है जॉइंट सेल आर्थराइटिस का पेशेंट। एक ओल्ड पेशेंट होगा, न्यू हेडेक की कंप्लेंट करेगा और जॉ क्लॉडिकेशन देगा, ठीक है। तो इसका आपने फिल फॉर ट्रीटमेंट कैसे करना होता है? हाई डोज स्टीरॉयड देने होते हैं। GCA इज मोस्ट स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद विच कंडीशन? आपका जो जॉइंट सेल आर्थराइटिस है इसकी मोस्ट एसोसिएशन होती है, स्ट्रांगली एसोसिएशन होती है, और वो किसके साथ होती है? पोलीमायल्जिया रूमेटिका। पोलीमायल्जिया रूमेटिका और GCA की स्ट्रांगली एसोसिएशन होती है एक दूसरे के साथ। क्वेश्चन नंबर 47, 72-year-old woman present with new onset unilateral headache। न्यू ऑनसेट यूनिलेटरल हेडेक है, कौन सा है? न्यू ऑनसेट। एज कितनी है? 72। कौन है? वुमेन है। स्कैल्प टेंडरनेस है, पेन वाइल चीइंग, ESR 95। शी रिपोर्ट्स ब्रीफ एपिसोड ऑफ विजन ब्लरिंग। व्हाट इज नेक्स्ट बेस्ट स्टेप? ठीक है, तो ये आपके पास एक किसका डायग्नोसिस है? GCA का। एक ओल्ड एज की पेशेंट है जिसको न्यू ऑनसेट यूनिलेटरल हेडेक हुआ, स्कैल्प टेंडरनेस है, चबाते वक्त उसको पेन होती है, ESR रेज है, विजन ब्लरिंग है। तो नेक्स्ट बेस्ट स्टेप आपके पास क्या है? स्टार्ट हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इमीडिएटली। डू नॉट वेट फॉर बायोप्सी। पहला स्टेप आपके पास क्या है? हाई डोज स्टीरॉइड स्टार्ट कर दो। स्टार्ट एंटीबायोटिक्स कोई रोल नहीं है। ऑर्डर सिटी ब्रेन फर्स्ट कोई रोल नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके पास GCA में आपकी आई की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, पेशेंट परमानेंट ब्लाइंड हो सकता है। तो इसलिए आप पहले फिल फॉर क्या देते हो? हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड पेशेंट को दे देते हो। क्वेश्चन 48, a 60-year-old man has proximal muscle stiffness। कौन सी है? proximal muscle stiffness है in morning which lasts more than 1 hour along with low grade fever, fatigue, ESR elevated। He now develop a new temporal headache which association condition is most likely present। ठीक है, पेशेंट को क्या है? टेम्पोरल हेडेक। मतलब ये क्या पेशेंट? GCA का है। GCA का पेशेंट है और वो साथ पूछ रहा है विच एसोसिएशन कंडीशन इज मोस्ट लाइकली प्रेजेंट। तो कौन सी होती है आपके पास? पोलीमायल्जिया रूमेटिका। तो ये ऊपर वाला जो केस दिया हुआ है, पेशेंट को प्रॉक्सिमल मसल स्टिफनेस होगी मॉर्निंग में विच लास्ट फिर मोर देन 1 आवर, लो ग्रेड फीवर होगा और फटीग होगी, ESR एलिवेटेड होगी। ठीक है, तो ये आपके किसके फीचर हैं? PMR के, पोलीमायल्जिया रूमेटिका, जिसकी एसोसिएशन किसके साथ होती है? आपकी जॉइंट सेल आर्थराइटिस के साथ। क्वेश्चन 49, 25-year-old वुमेन प्रेजेंट विद आर्म क्लॉडिकेशन। क्या है पेशेंट को? आर्म क्लॉडिकेशन है एंड रिड्यूस्ड BP इन लेफ्ट आर्म कंपेयर टू द राइट। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या? पेशेंट को आर्म क्लॉडिकेशन है और रिड्यूस्ड BP है, ठीक है ना। तो ये आपके पास कौन सी डिजीज बन जाती है? टकायासु आर्टेराइटिस। टकायासु आर्टेराइटिस। GCA के अगर पेशेंट होता है तो सबसे पहले क्या आती? एज। यहाँ पे एज ही नहीं है, GCA में एज मोर देन 50 होती है, ठीक है। तो GCA तो वैसे निकल जाता है, ना ही यहाँ पे कोई न्यू हेडेक की कंप्लेंट है पेशेंट को। पोलीआर्टेराइटिस नोडोजा, पैन, एथेरोस्क्लेरोसिस, ये भी एथेरोस्क्लेरोसिस की भी कोई फीचर नहीं है। तो यहाँ पे आपको पेशेंट की कंप्लेंट क्या है? टकायासु आर्टेराइटिस। टकायासु आर्टेराइटिस आपके पास क्या होती है? एक पल्सलेस डिजीज़। क्या होती है? पल्सलेस डिजीज़, जिसमें BP एक साइड पे पेशेंट को कम मिलता है, आपको डॉक्टर को कम मिलता है, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर क्या बन जाता है? टकायासु आर्टेराइटिस। क्वेश्चन 50, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशिएट टकायासु आर्टेराइटिस फ्रॉम GCA। ठीक है, कौन सा ऐसा फीचर है जो टकायासु आर्टेराइटिस को GCA के साथ डिफरेंशिएट कर रहा है? एलिवेटेड ESR दोनों में रेज्ड होती है, ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन दोनों में होती है, एज ऑफ ऑनसेट या स्टीरॉयड रिस्पॉन्सिवनेस दोनों में हम स्टीरॉयड्स ही देते हैं, ठीक है। तो क्या इसमें डिफरेंस है? एज ऑफ ऑनसेट में GCA में पेशेंट की कितनी होती है? मोर देन 50 ईयर्स का पेशेंट होता है, ठीक है, जबकि टकायासु आर्टेराइटिस में लेस देन 30 to 40 ईयर्स का पेशेंट होता है। तो मेन चीज़ क्या है? एज ऑफ ऑनसेट का इन दोनों में डिफरेंस होता है। दोनों आपके पास क्या है? एक ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन है, वेस्कुलाइटिस की टाइप्स हैं। A 30-year-old वुमेन विद नॉन टकायासु आर्टर, ठीक है,
30 ईयर ओल्ड वूमेन है, देखें यंग एज है, यंग एज की पेशेंट है, टकायासु आर्थराइटिस है, उसको डेवलप सीवियर हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन हो गया। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज? एक टकायासु आर्थराइटिस की पेशेंट है जिसको क्या हो गया, सडन ऑनसेट सीवियर हाइपरटेंशन, ठीक है। तो कह रहा है मोस्ट, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज? रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, ठीक है। आपके पास जो टकायासु आर्थराइटिस है ये आपके मोस्ट कॉमनली जो आपका एओर्टा है उसको इन्वॉल्व करता है और आपकी रीनल आर्टरीज को इन्वॉल्व करता है। किसको? रीनल आर्टरीज को। रीनल आर्टरीज की स्टेनोसिस करवा देगा, ठीक है, स्टेनोसिस करवा देगा, जिससे पेशेंट को क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन, ठीक है। तो टकायासु आर्थराइटिस में हाइपरटेंशन अगर पेशेंट को हो जाए तो उसकी कॉज क्या होती है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। द क्लासिक ट्राइड ऑफ बेशेट सिंड्रोम, बेशेट सिंड्रोम हमने पढ़ा था, उसमें क्या 3 चीज़ें होती हैं, ओरल अल्सर, जेनिटल अल्सर प्लस यूवेइटिस, ठीक है। आर्थराइटिस नहीं होता, नेफ्राइटिस नहीं होता, फीवर नहीं होता, लिम्फोडेनोपैथी वगैरह वगैरह, साइनोसाइटिस, हीमाचूरिया, पल्मरी नोडुल, ये नहीं होते। आपके पास पल्मरी, एक पेट क्वेश्चन, टिपिकल फीचर्स क्या होते हैं बेशेट सिंड्रोम में? ओरल अल्सर्स, जेनिटल अल्सर्स और यूवेइटिस। This is typical features of your Behcet syndrome. Question 53. 30-year-old man from the Mediterranean region presents with recurrent painful oral ulcers and genital ulcers. Which additional findings supports the finding? ठीक है, तो पेशेंट को क्या है, पेनफुल ओरल अल्सर्स हैं, जेनिटल अल्सर्स हैं, तो एडिशनल फाइंडिंग कौन सी आप करोगे तो आपको डायग्नोसिस मिल जाएगा, ठीक ना। पॉजिटिव ANA, पॉजिटिव ANA किस में होता है, SLE में। पॉजिटिव रिमोटाइड फैक्टर RA फैक्टर में, रिमोटाइड आर्थराइटिस में होता है। एलिवेटेड एंटी DS DNA SLE में होता है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन बच जाता है, पैथर्जी फिनोमिना। क्या चीज़ बच जाती है, पैथर्जी फिनोमिना। पैथर्जी फिनोमिना क्या होता है, जो आपके बेशेट सिंड्रोम वाले पेशेंट होते हैं उनमें अगर आप बिल्कुल छोटी सी एक नीडल प्रिक करोगे ना तो पेशेंट में क्या बन जाता है, पेप्यूल बन जाता है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव हो जाता है। उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, पैथर्जी फिनोमिना। तो यहाँ पे C ऑप्शन करेक्ट बन जाता है आपका। क्वेश्चन 54, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशिएट बेशेट सिंड्रोम फॉर SLE, ठीक है, कौन सा ऐसा फीचर है जो आपके बेशेट सिंड्रोम को SLE के साथ डिफरेंशिएट करता है? ओरल अल्सर्स दोनों में होते हैं, वास्कुलाइटिस दोनों में हो सकता है, जेनिटल अल्सर्स बेशेट सिंड्रोम में होता है जबकि SLE में नहीं होता, आर्थराइटिस दोनों में हो सकता है, ठीक है। तो जेनिटल अल्सर जो है वो बेशेट सिंड्रोम में होते हैं जबकि SLE में नहीं होते, तो आपके पास ये करेक्ट ऑप्शन बन जाता है, जेनिटल अल्सर। द क्लासिक ट्राइड ऑफ रिटर सिंड्रोम, रिटर सिंड्रोम का दूसरा नाम क्या है आपके पास, रिएक्टिव आर्थराइटिस, रिएक्टिव आर्थराइटिस। इसके आपका जो टिपिकल फीचर क्या होता है, ट्राइड क्या होता है, कांट पी, कांट सी एंड कांट क्लाइंब, ठीक है। आर्थराइटिस, यूरिथ्राइटिस, कंजक्टिवाइटिस, ठीक है, ये 3 फीचर्स होते हैं पेशेंट में, आर्थराइटिस, यूरिथ्राइटिस, कंजक्टिवाइटिस। रैश नहीं होते, नेफ्राइटिस नहीं होता, आर्थराइटिस होता है, फीवर नहीं होता, ओरल अल्सर्स नहीं होते, यूवेइटिस नहीं होता, मायोसाइटिस नहीं होता, आर्थराइटिस होता है, हीमोचूरिया नहीं होता, ठीक है। तो क्लासिक ट्राइड फॉर रिएक्टिव आर्थराइटिस रिटर सिंड्रोम क्या है, कांट पी, यूरिथ्राइटिस, कांट सी, कंजक्टिवाइटिस और कांट क्लाइंब, आर्थराइटिस। तो ये आपके पास टिपिकल ट्राइड किसका, रिएक्टिव आर्थराइटिस या रिटर सिंड्रोम का। क्वेश्चन 56, रिटर सिंड्रोम मोस्ट कॉमनली अकर आफ्टर इन्फेक्शन विद, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था रिटर सिंड्रोम क्या है, एक पोस्ट इन्फेक्टिव कंडीशन है, पोस्ट इन्फेक्टिव कंडीशन है, इन्फेक्शन होता है उसके बाद रिटर सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। तो कौन सा मोस्ट कॉमन जो इन्फेक्शन था वो था क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, ठीक है। क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस पेशेंट को जब होगा तो उसके बाद जो अगर किसी को रिटर सिंड्रोम के फीचर्स आ रहे हैं, ठीक है, जैसा कि कांट पी, कांट सी, कांट जंप, क्लाइंब, तो ये आपके पास क्या होता है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, ऑप्शन गुड। क्वेश्चन 57,
25-year-old man present with asymmetric oligoarthritis of lower limb 3 weeks after urethritis। ठीक है, पेशेंट को क्या हो रहा है, एसिमेट्रिकल ओलिगोआर्थराइटिस हो गया। क्या हुआ है पेशेंट को, आर्थराइटिस हुआ है ऑफ लोअर लिम्ब। कब हुआ, 3 वीक्स आफ्टर यूरिथ्राइटिस, मतलब यूरिथ्रा का इन्फेक्शन हुआ, ये पोस्ट इन्फेक्टिव कंडीशन बता रही है। तो पेशेंट को क्या होगा, ओलिगोआर्थराइटिस। तो आपके पास क्या बन जाता है, रिएक्टिव आर्थराइटिस या रिटर सिंड्रोम। क्वेश्चन 58, मोस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी एसोसिएटेड विद ग्रेनुलोमाटा विद पोलीएंजाइटिस। ठीक है, ग्रेनुलोमेटस विद जीपीए, या जिसको हम पहले हम बोलते थे इसको वेजिनर्स ग्रेनुलोमेटोसिस, वेजिनर्स ग्रेनुलोमेटोसिस। ठीक है, आजकल इस डिजीज को बोलते हैं ग्रेनुलोमेटोसिस विद पोलीएंजाइटिस। इसमें कौन सी एंटीबॉडी पॉजिटिव होती है, सी एंका। कौन सी, सी एंका। ए एन ए किस में पॉजिटिव होती है, एसएलई में। डी एंटी डी एस डी एन ए एसएलई में। और पी एंका किस में पॉजिटिव होती है, चर्क-स्ट्रास सिंड्रोम, जिसको हम ईजीपीए भी बोलते हैं, इओसिनोफिलिक विद ग्रेनुलोमेटोसिस पोलीएंजाइटिस। ठीक है, जीपीए में ग्रेनुलोमेटोसिस विद पोलीएंजाइटिस में कौन सी एंटीबॉडी पॉजिटिव होती है, सी एंका। और ईजीपीए इओसिनोफिलिक ग्रेनुलोमेटोसिस विद पोलीएंजाइटिस में कौन सी एंटीबॉडी पॉजिटिव होती है, पी एंका। ठीक है, 59, a patient present with chronic sinusitis, hemoptysis and hematuria, most likely diagnosis। पेशेंट को साइनोसाइटिस की साइनसिस की इन्फ्लेमेशन है, हीमोप्टेसिस हो रही है और पेशेंट को हीमाचूरिया आ रहा है। व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, टीबी। टीबी में हीमोप्टेसिस तो होता है, ठीक है, साइनोसाइटिस नहीं होता, हीमाचूरिया भी नहीं होता। तो ये ऑप्शन आपके पास टीबी नहीं बनता। गुड पास्चर सिंड्रोम, गुड पास्चर सिंड्रोम में आपकी दो ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, एक लंग और दूसरा आपके पास किडनी। ठीक है, तो उसमें हीमोप्टेसिस भी होती है, हीमाचूरिया भी होता है, लेकिन उसमें साइनोसाइटिस नहीं होता। किसमें, गुड पास्चर सिंड्रोम में। तो ये ऑप्शन भी नहीं है। ग्रेनुलोमेटोसिस विद पोलीएंजाइटिस, इसमें तीनों होती हैं, 3 ट्राइएड है, ये याद रखना है आपने। जीपीए का आपके पास ट्राइएड क्या है, साइनोसाइटिस, हीमोप्टेसिस एंड हीमाचूरिया। तो ये किसका डायग्नोसिस है, जीपीए ग्रेनुलोमेटोसिस विद पोलीएंजाइटिस। इसका पुराना नाम क्या था, वेजिनर्स ग्रेनुलोमेटोसिस। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट बन जाता है। सार्काइडोसिस, सार्काइडोसिस में हीमोप्टेसिस होती है। ठीक है, तो आपके पास वो भी एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है, तो इसमें साइनोसाइटिस नहीं होता, हीमाचूरिया नहीं होता। तो पेट क्वेश्चन आपके पास ये क्या बन जाता है, जीपीए। क्वेश्चन 60, अनट्रीटेड जीपीए मोस्ट कॉमनली लीड्स टू डेथ ड्यू टू। अगर जीपीए को आप अनट्रीटेड करोगे, ट्रीट नहीं करोगे, तो वो इट विल लीड टू डेथ ड्यू टू विच, ड्यू टू रीनल फेलियर। ठीक है, आपका जो, क्योंकि अभी हम जीपीए पढ़ के हैं, जीपीए में आपका 3 ट्राइएड होता है। कौन सा, हीमाचूरिया, साइनोसाइटिस एंड हीमोप्टेसिस। तो रीनल फेलियर की वजह से पेशेंट डेथ की तरफ जा सकता है। किस वाला, जीपीए वाला। अ हॉलमार्क फीचर ऑफ चर्क-स्ट्रास सिंड्रोम, चर्क-स्ट्रास सिंड्रोम इसका नया नाम क्या है, ईजीपीए, इओसिनोफिलिक ग्रेनुलोमेटोसिस विद पोलीएंजाइटिस, चर्क-स्ट्रास सिंड्रोम। ठीक है, इसका क्लासिकल फीचर क्या है, हॉलमार्क फीचर क्या है, एज्मा। रिमेंबर, जीपीए में वो हमेशा कंप्लेंट किसकी देगा, पहले साइनोसाइटिस की, जबकि ईजीपीए में वो हमेशा कंप्लेंट किसकी देगा, एज्मा की। ठीक है, पेशेंट नॉन केस ऑफ एज्मा होगा, एस्थमेटिक होगा। तो यहाँ पे सीवियर एज्मा इज अ हॉलमार्क फीचर ऑफ ईजीपीए या चर्क-स्ट्रास सिंड्रोम। 62, which antibody may be positive in some patient with eosinophilic with granulomatous polyangita। ईजीपीए में कौन सी एंटीबॉडी पॉजिटिव होती है, पी एंका। सी एंका जीपीए में और पी एंका ईजीपीए में। A 35-year-old patient with long-standing asthma developed sinusitis, peripheral neuropathy and marked eosinophilia, most likely diagnosis। क्या है पेशेंट को,
एज्मा है, और बाद में उसको क्या हो गया, न्यूरोपैथी प्लस यूसिनोफिलिया। तो ये आपके पास किसका डायग्नोसिस है, EGPA। ठीक है, हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। हॉलमार्क फीचर किसका है, EGPA का, चर्क-स्ट्रास सिंड्रोम का। क्वेश्चन 64, विच फीचर हेल्प्स डिफरेंशिएट EGPA फ्रॉम ग्रैनुलोमेटोसिस विद पोलिंजाइटिस। ठीक है, कौन सा ऐसा फीचर है जो EGPA में है जबकि GPA में नहीं है। रीनल इन्वॉल्वमेंट, एज्मा एंड यूसिनोफिलिया, साइनोसाइटिस एंड पॉजिटिव एंका। पॉजिटिव एंका तो दोनों में है, साइनोसाइटिस भी दोनों में हो जाती है। ठीक है, रीनल इन्वॉल्वमेंट भी दोनों में हो सकती है, लेकिन जो एज्मा है वो किस में होता है, EGPA में। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर ये बन जाता है हमारे पास। नेक्स्ट 65, पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा इज क्लासिकली एसोसिएटेड विद विच इन्फेक्शन, पैन। ठीक है ना, पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा एक हमारे पास वेस्कुलाइटिस की टाइप है, वो किस इन्फेक्शन के साथ एसोसिएशन होती है, एक हेपेटाइटिस होता है, और वो हेपेटाइटिस कौन सा होता है, हेपेटाइटिस बी। रिमेंबर, हेपेटाइटिस बी की एसोसिएशन किसके साथ होती है, पैन के साथ। 66, a 40-year-old man present with hypertension, abdominal pain after meal and mononeuritic multiplex urinalysis show no glomerulonephritis, most likely diagnosis is। ठीक है, पेशेंट को क्या है, हाइपरटेंशन है, एब्डोमिनल पेन है, मील के बाद मोनोन्यूराइटिक मल्टीप्लेक्स है, यूरिनलाइसिस शो नो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, लाइकली डायग्नोसिस क्या है, माइक्रोस्कोपिक पोलिंजाइटिस, ग्रैनुलोमेटोसिस विद पोलिंजाइटिस, वो पैन एंड IgA वेस्कुलाइटिस। ठीक है, पैन इसका आंसर आपके पास। ठीक है, क्योंकि हमने जो ग्रैनुलोमेटोसिस GPA पढ़ा और EGPA में पढ़ा, उसमें हमेशा रीनल इन्वॉल्वमेंट होती है, जबकि आपके पैन में देयर इज नो रीनल इन्वॉल्वमेंट, नो रीनल इन्वॉल्वमेंट। तो ये आपके पास करेक्ट आंसर क्या है, पैन का। 67, विच एंटीबॉडी इज टिपिकली एसोसिएटेड विद पैन। पैन में कौन सी एंटीबॉडी पॉजिटिव होती है, CN का किस में पॉजिटिव होती है, GPA में, PN का EGPA, ANA SLE। पैन में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, तो इसका आंसर नन है। क्वेश्चन 68, न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन कॉमनली सीन इन पैन। ठीक है, एक पैन में आपके साथ न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन होती है, और वो कौन सी होती है, मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स। पार्किंसन नहीं होता, सीजर्स नहीं होते, माइस्थेनिया ग्रेविस नहीं होता, इसमें कौन सा होता है, मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स एसोसिएटेड विद पैन। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्लासिक रेडियोग्राफिक फीचर ऑफ PSA। PSA क्या है, सोरिएटिक आर्थराइटिस, सोरिएटिक आर्थराइटिस। वो कह रहा है क्लासिक फीचर सोरिएटिक आर्थराइटिस के क्या है, जॉइंट स्पेस नियरिंग विद ऑस्टियोफाइट्स, नो। किसका फीचर है, ऑस्टियो आर्थराइटिस का। पेंसिलिन कप डिफॉर्मिटी, यस। सब कॉन्ड्रल सिस्ट ओनली, नो। यूनिफॉर्म जॉइंट रीजन, नो। ठीक है, जो आपका सोरिएटिक आर्थराइटिस होती है उसमें एक आपको क्लासिकल फीचर मिलती है एक्सरे पे, और वो कौन सी होती है, पेंसिल कप डिफॉर्मिटी। लास्ट क्वेश्चन, a 38-year-old man with 10-year history of psoriasis complained of pain and swelling in his right index finger and left little toe. On examination there is swelling of entire digit, sausage digit, ठीक है ना, and pitting of nails, morning stiffness last 30 minutes. What is most likely diagnosis? ठीक है, पेशेंट को क्या है, एक तो सोरियासिस है, ठीक है, दूसरी चीज़ में उन्होंने दे दी सॉसेज डिजिट्स, सॉसेज फिंगर दे दी, पिटिंग दे दिया नेल्स की। ठीक है, तो ये आपके पास एक ही डायग्नोसिस बन जाता है, और वो आपके पास होता है पैन, पॉलीआर्थराइटिस, सोरिएटिक आर्थराइटिस, सोरिएटिक आर्थराइटिस। जैसा कि नाम से ही जाहिर आ रहा है, पेशेंट को क्या है, सोरियासिस है, एक डर्माटोलॉजिकल कंडीशन है, तो ऐसे पेशेंट में क्या हो जाता है, सोरिएटिक आर्थराइटिस। उसमें याद रखिएगा कि पेशेंट के क्या होता है, सॉसेज डिजिट होती है, सॉसेज टाइप डिजिट, स्वोलन सी फिंगर होती है। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट
रिमोटोलॉजी मॉक टेस्ट, ठीक है। तो ये आपके पास 70 MCQs थे। तो इन 70 MCQs को करने के बाद आपकी जो कंप्लीट रिमोटोलॉजी होती है वो आपसे प्रिपेयर हो जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू।